अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 10 नवंबर 2023 का दिन, जुमे का दिन इख्तिताम पजीर हुआ। इस दिन में पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से इतनी अहम, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस की डेवलपमेंट्स हैं, यानी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके इतने दूरस नताइज मुरतब होंगे कि इनमें से बहुत सी डेवलपमेंट्स को उठा के एक अलग वीलॉग किया जा सकता है, उनको ले जाया जा सकता है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इनमें से कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर एक अलग वीलॉग अगले चंद घंटों में करूं, इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूं। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के हवाले से साइफर ट्रायल जो शुरू हो चुका है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इस ट्रायल में कुछ एक लचक और फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आती है। जहां जिस कमरे में ये ट्रायल हो रहा था वहां से अब जेल ही के अंदर एक कम्युनिटी हॉल के अंदर इस ट्रायल को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन की क्वेश्चन ये, और दोनों फैमिलीज जो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली और इमरान खान साहब की फैमिली के पांच पांच मेंबरान की परमिशन जो है वो होगी कि वो इस ट्रायल को वॉच कर सकें। लेकिन जो की क्वेश्चन है वो फैमिली मेंबरान का नहीं है। की क्वेश्चन ये है कि क्या इस ट्रायल के अंदर पाकिस्तान के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की प्रेजेंस परमिट की जाएगी, और इसके जाहिर है बहुत फर्क इससे पड़ जाएगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन्हें 28 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नोटिस दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि 10 नवंबर तक अपना जवाब इसमें दें, उन्होंने 18 पेज का एक प्रिलिमिनरी इब्तदाई जवाब जमा करवाया, जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया है विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, सीनियर प्यूनी जज सरदार तारिक मसूद साहब और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जनाब नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं, उन्हें इस केस में रिक्यूज करना चाहिए। उन्होंने इसकी बहुत सी वजूहात दी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पावर डायनामिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के सफर के एतबार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस है और इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीलॉग करूंगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडमिट कर ली है वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, जहां लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जनरल मुशर्रफ के हवाले से स्पेशल कोर्ट का जो फैसला था, जहां स्पेशल कोर्ट को कलअदम करार दिया गया था, उस फैसले को चैलेंज किया था। और अब ये 4 बरस के बाद ये पिटिशन, ये केस जो है ये लग गया। इसमें चीफ जस्टिस का माइंड बड़ा क्लियर नजर आता है और इसमें जो बेंच बनाया गया है वो भी बड़ा क्लियर नजर आता है। इसमें जनरल मुशर्रफ के हवाले से जजमेंट क्या होगी, और जजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ अपनी ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स और अपने कमेंट्स जो है वो क्या देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते जो हफ्ता शुरू हो रहा है इस वक्त, उसमें अमेरिका के सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं, उनके दरमियान सैन फ्रांसिस्को में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कॉपरेशन का जो समिट है, वहां पर इन दोनों की आपस में एक मीटिंग होगी। और ये कैसी मीटिंग है जिसमें अमेरिकन साइड्स बहुत ही ज्यादा इसके लिए एफर्ट कर रही थी, बहुत उनको इसका इंतजार था। इसकी अहमियत क्या है, खास करके इसको इस तनाजर में देखें कि जो अभी कंक्लूड हुए गुज़िश्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो 2+2 डायलॉग होता है, जो इस दफा दिल्ली में हुआ, ये कभी दिल्ली में होता है, फिर अगली दफा वाशिंगटन में होता है, फिर दिल्ली में होता है, फिर वाशिंगटन में होता है। और इसमें हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी जो, यानी आप उसको आसान ज़ुबान में कह लें कि अमेरिका के वजीर खारजा और अमेरिका के वजीर दफा और हिंदुस्तान के वजीर खारजा और हिंदुस्तान के वजीर दफा के दरमियान में ये 2+2 डायलॉग होता है। उसकी क्या कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और उससे क्या इस दफा वहां पे बातें हुई हैं, इसकी भी बड़ी गैर मामूली अहमियत है जब आप उसको चीन के तनाजुर में देखते हैं। और इस वक्त गाजा की पट्टी के अंदर अब एक स्ट्रीट फाइटिंग इस वक्त हो रही है, जहां इसराइल की डिफेंस फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं 48 घंटे से, और उन्होंने मुख्तलिफ हस्पतालों का इंक्लूडिंग द शिफा हॉस्पिटल उसका मुहासरा किया हुआ है। यानी अब हमास और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के दरमियान स्ट्रीट फाइटिंग हो रही है, अर्बन वॉरफेयर हो रही है। ये वही अर्बन वॉरफेयर थी जिसे इसराइल की हुकूमतें अवॉइड करना चाहती थीं। 2005 के बाद से एक से ज्यादा दफा इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने, इसराइली इंटेलिजेंस ने इस किस्म का प्लान बनाया कि हमास को खत्म करने के लिए हमें एक ग्राउंड ऑफेंसिव करना पड़ेगा, गाजा को दोबारा ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर शख्सियत ऐसी थी इसराइल के अंदर जो इसके लिए बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, और उसका बड़ा रोल था इसको रोकने में, और उस शख्सियत का नाम था प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू। कम से कम एक दफा प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने, बीबी नेतन्याहू ने इंटेलिजेंस लीक्स करवाए मीडिया में, ताकि लोगों को डराया जाए कि हमें अर्बन वॉरफेयर जो है गाजा में नहीं करनी होगी। लेकिन वही अर्बन वॉरफेयर है जो इस वक्त गाजा के अंदर हो रही है। दुनिया का जो पॉलिटिकल और वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इस जंग के नतीजे में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी, मैं
समझता हूँ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, GHQ के जो इंटरनल थिंक टैंक्स हैं, उन्हें इन डेवलपमेंट्स को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज अब वर्ल्ड ऑर्डर एक नया बैलेंस इख्तियार करेगा। गाजा के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ हमास और इसराइल के दरमियान नहीं हो रही, वो अमेरिकन लेड वेस्टर्न ऑर्डर और दूसरी साइड पे रशिया, चाइना, ईरान जो ईस्टर्न ऑर्डर है उनके दरमियान में ये बैटल ऑफ नर्व्स इस वक्त हो रही है। और इसके नतीजे में ये जो जंग है, ये बिल्कुल इसकी अहमियत कम है। जो पॉलिटिकल ऑर्डर शेप होना है और जो उसको झटका लग गया है पॉलिटिकल ऑर्डर को पूरे क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड में, जिस किस्म की डिबेट छिड़ी है, जिस तरह से अमेरिकन लेड ग्लोबल लिबरल ऑर्डर जो है उसकी तमाम तर हैसियत अंडर क्वेश्चन आ चुकी है, और उससे चीन और रूस को और ईरान वगैरह को कितना फायदा होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसे पाकिस्तान के इंटरनल थिंक टैंक्स जो है, जो हिडन थिंक टैंक्स हैं, उन्हें बहुत गौर से देखने की जरूरत है। बहुत सी चीजों पे मैं सेपरेट भी लॉक करूंगा जैसे मैंने आपको कहा। अब जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उन पे एक एक करके चलते हैं। साइफर के ट्रायल का बाकायदा फॉर्मल आगाज हो चुका है। इसमें हमें एक इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचक नजर आती है जब उस कमरे में छोटे से घटिया किस्म के, क्या कहेंगे उसको, एक छोटे से डार्क डिंजी रूम में जहां ये ट्रायल हो रहा था, वहां से इसे एक कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये कम्युनिटी हॉल खासा बड़ा है। साथ ही परमिशन दे दी गई है कि इमरान खान के खानदान से, शाह महमूद कुरैशी साहब के खानदान से 5 मेंबरान जिन फैमिलीज नॉमिनेट करेंगी वो इस ट्रायल को वॉच कर सकते हैं। इसमें उम्मीद ये भी है कि इसमें बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें मीडिया के रिपोर्टर्स जो हैं, पाकिस्तानी मीडिया के और इंटरनेशनल मीडिया के, क्या वो इस ट्रायल को अंदर आ सकेंगे इस कम्युनिटी हॉल में और इसे कवर कर सकेंगे। शाह खावर साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो डिफेंस की टीम है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, उन्हें कोर्ट से इस हवाले से एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, बिकॉज ये ट्रायल, जैसा कि मैं कई दफा व्लॉग्स में कह चुका हूँ, मैं अकेला ही क्या, पूरी दुनिया ये कह रही है, हर बंदा ये कह रहा है कि ये ट्रायल जो है ये खालिस्तान एक सियासी नोयत का, ये एक पॉलिटिकल ट्रायल है। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत, इसकी जो पूरी लीगल डिस्कोर्स है, इसका जो पूरे लीगल आर्गुमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स हैं, वो इंतहाई कमजोर हैं। और जाहिर है कि डिफेंस के वकला जब इसके ऊपर आर्गुमेंट करेंगे, बैरिस्टर सलमान सफ्दर और इमरान खान के वकला आर्गुमेंट करेंगे, तो वो इस केस की धिजियां उड़ा देंगे। क्या उस ट्रायल, और यही वजह है कि आपको पता है कि इस ट्रायल का आगाज खुफिया तरीके से, इसके चार्जेस खुफिया तरीके से किए गए, इसकी एविडेंसेस खुफिया तरीके से की गई, इसकी तमाम चीज़ों को छुपा के रखा गया, इमरान खान की गिरफ्तारी खुफिया तरीके से हुई। तो क्या ये ट्रायल जो है इसे ओपन पब्लिक हो सकेगा? पब्लिक की तो इंपॉर्टेंस, पब्लिक की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि वकला पार्टिसिपेट कर सकें, लोग जा सकें सिविल सोसाइटी से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ये है कि पाकिस्तान के अंग्रेजी उर्दू के अखबारात, टेलीविजन चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और जो पाकिस्तान में BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो पाकिस्तान में अमरीकी अखबारात जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, क्या वो इस ट्रायल को कवर कर सकेंगे और क्या इस पर रिपोर्ट कर सकेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब इसमें आके देखिए कि अब वैसे कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट होना बजाते खुद एक किस्म की कंसेशन है, और इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइम फैक्टर क्या है। टाइम फैक्टर ये है कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि उसके पास 27 या 28 विटनेसेस हैं, और 26 विटनेसेस तो इतने इंपॉर्टेंट है कि उन 26 विटनेसेस की गवाही तो प्रोसिक्यूशन ने दर्ज करानी ही है। अब तक जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस वकला, कि हर हफ्ते जब पेशी होगी तो सिर्फ 3 विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्योंकि डिफेंस के जो वकला हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के, उनका कहना यह है कि उनको वक्त चाहिए ताकि वो उन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। जब उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर जाहिर है कि उसका एक रिकॉर्ड जो है वो सामने आता है, उसको दर्ज किया जाता है, जिसकी बेसिस पे अदालत को उस रिकॉर्ड को देख के बाद में फैसला करना होता है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ 3 हो सकते हैं। जब आप इस मैथमेटिक्स को देखते हैं तो 27 अगर आप लोग ले लें तो 3 अगर हर हफ्ते हों तो आपको कम से कम 9 हफ्ते चाहिए, क्योंकि एक हफ्ता गुजर चुका है, 3 विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है। आज जुम्मे के दिन जो मजीद 3 विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड होनी थी, गवाही, वो नहीं हो सकी, बिकॉज वकील सफाई जो है बैरिस्टर सलमान सफ्दर अदालत में पेश नहीं थे। उसकी वजूहात गालिबन स्मॉग बताई जाती है कि उनको लाहौर से आना था। वैसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रेसिडेंट थे ये मुझे समझ नहीं आई, बहरहाल की कंफ्यूजन है, वो नहीं प्रेजेंट थे वहां पे। अब 14 नवंबर को जब अगली दफा साइफर ट्रायल होगा तो वो 3 के बजाय 6 विटनेसेस की वहां पर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन 8 हफ्ते कम से कम मजीद लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है कि नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का महीना और जनवरी के पहले हफ्ते में हम आके खड़े हो जाएंगे। अब ज़हन में रखिए कि
10 नवंबर को 90 दिन से 10 नवंबर से 10 दिसंबर, 10 दिसंबर से 10 जनवरी, 10 जनवरी से 10 फरवरी, तो 90 दिन से कम रह चुके हैं उन आम इंतखाबात में जो 8 फरवरी को होने। 88 दिन, 88 डेज जो हैं वो रह गए हैं सिंपल मैथमेटिक्स में। तो अगर ये साइफर का ट्रायल जो है ये कहीं पहुंचता है पहले हफ्ते जनवरी में, तो इसका मतलब है कि उस वक्त इलेक्शन को महज एक महीना जो है, फरवरी के इलेक्शन को, 8 फरवरी के इलेक्शन को एक महीना रह चुका होगा। तो इसकी इसकी टाइमलाइन की सिग्निफिकेंस ये है कि दो इंपॉर्टेंट पिटिशंस जो हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसे सलमान अकरम राजा साहब परस्यू कर रहे हैं, दूसरी वो इंपॉर्टेंट पिटिशन और एप्लीकेशन जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने इमरान खान की बेल पे रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दायर की है। ये जो टाइम फैक्टर है, ये जो टाइम लाइन है, ये जो मोहलत दी है सिस्टम ने, इस मोहलत के दरमियान में बहुत सी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स, बहुत सा बिहाइंड द सीन पॉलिटिकल डायलॉग, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डेवलप कर सकती हैं। यही वो टाइम पीरियड है जिसे दोनों साइड्स बहुत गौर से देखेंगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ की टीम जो है उनको बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो हो सकती है। अगर एक तरफ ये डेवलपमेंट है, तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये है कि जिस क्रैकडाउन का मैंने और चंद और वीलॉगर्स ने एक हफ्ते पहले से जिक्र करना शुरू कर दिया था, साइटिंग सर्टन पुलिस सोर्सेज इन पंजाब, जिन्होंने ये कहा था कि उनके पास लिस्टें आ गई हैं सैकड़ों लोगों की, पीटीआई की जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की लीडरशिप है, जिनको हरासा करना है, एब्सकॉन्ड करवाना है, दौड़ाना है, ताकि वो लोग दौड़ जाएं, खौफजदा हो जाएं। उनको गिरफ्तार करने का मकसद नहीं है। वो प्रोसेस जो है गिरफ्तारियों का वो शुरू कर दिया गया है। अब उसमें ज़ाहिर है जब गिरफ्तारियों को प्रोसेस शुरू किया गया है तो आपने फियर फैक्टर को ट्रिगर कर लिया है, जिसके नतीजे में बहुत से लोग अब दौड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए, और जाहिर है कि नेचुरल उनका रिस्पॉन्स है। और अच्छा, अब ये हमने तो ये दावा किया ही था, मैंने भी दावा किया, मैंने भी सामने आपके लाया था कि पुलिस सोर्सेज से पता चला है, मेरे अलावा भी व्लॉगर्स ने कहा था। लेकिन अब इस हवाले से बाकायदा एक लंबी चौड़ी स्टोरी जो है वो डॉन अखबार में छप चुकी है, जिसमें इसकी बहुत सी तफसीलात दी गई हैं, और वहाँ पर पुलिस सोर्सेज भी हैं, जहाँ एक डीआईजी साहब जो हैं उन्होंने इन गिरफ्तारियों की बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ 6 महीने, यानी मई 9 के बाद 6 महीने के बाद जो ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 884 वर्कर्स की एक लिस्ट है जो उनके पास आई, जिसमें वर्कर्स के नाम है, वर्कर्स के CNIC नंबर हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं, उनके एड्रेसेस हैं। तो ये क्यों है? और पुलिस की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो खासी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि सवाल ये उठाया गया रिपोर्टर्स की तरफ से, सवाल है, लोगों के जहनों में सवाल है कि 9 मई को तो अब तकरीबन 6 माह जो है वो गुजर चुके हैं, तो 6 माह के बाद इन लोगों की गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? तो चीज़ें एक सेटलमेंट की तरफ जा रही थी। बहुत से लोग जिन्हें गिरफ्तार किए गए उनमें से कुछ लोग जो हैं अभी भी हरासा हैं, बहुत से लोग छुट चुके हैं, तो अब ये गिरफ्तारियां इस स्टेज के ऊपर क्यों हो रही? तो पुलिस के डीआईजी साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि जो मजीद फॉरेंसिक एविडेंस देखी गई, टेलीफोनिक रिकॉर्ड देखे गए, उसके नतीजे में पता चला कि ये जो 884 लोग हैं ये वो वर्कर्स हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मई 9 के वाकयात में, और मुख्तलिफ वकूआ से, वकूआ एक बड़ा फेवरेट लफ्ज़ है पाकिस्तानी पुलिस का, पंजाब पुलिस का, वकूआ जो है, इवन 50-50 के खाकों में वकूआ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो वकूआ जो है वहाँ से ये लोग अपने सेल फोन्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरों के साथ बातचीत कर रहे थे, और ये उस तोड़ फोड़ में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में मुकम्मल तौर पर शामिल थे। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन हुई है बहुत से गिरफ्तार लोगों से, उन्होंने भी इनके इसमें जो है वो नाम दिए हैं। तो ये पुलिस की एक्सप्लेनेशन है। अब जाहिर है कि ये एक बहुत ही मजाकखेज एक्सप्लेनेशन है, और दुनिया में सिर्फ कोई लातीनी अमेरिका के जो पसमानदा ममालिक हैं, या अफ्रीका के ममालिक हैं, या फिर पाकिस्तान की पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस जो है वो इस किस्म की एक्सप्लेनेशन दे सकती है। असल हकीकत वही है जो मैंने आपको पुलिस सोर्सेज को साइट, अच्छा जाहिर है कि वो भी पुलिस सोर्सेज से आई थी। वैसे ये बात है, पता तो सब कुछ है पुलिस को, वी मस्ट एडमिट दिस थिंग, कि पुलिस को सब पता है कि हो क्या रहा है। ये और बात है कि जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन उन्होंने डॉन अखबार को दी है वो मैंने आपको बता दी है, जो मजाकखेज है और बेकार एक्सप्लेनेशन है। असल वही है जो पुलिस सोर्सेज ने बताया था, कि उनको कहा गया है कि ऐसा खौफ व हरास मचाना है कि ये लोग दौड़ जाएं, और इलेक्शन की लॉजिस्टिक प्रिपरेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है तहरीक इंसाफ का, वो खत्म हो जाए। और मैंने उस पर एनालिसिस ये दिया था कि अगर जिन दो पिटिशंस को मैं साइड कर रहा हूं, कि अगर कोई डील हो जाती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है, एक पॉलिटिकल नेसेसिटी है कि इमरान खान को किसी स्टेज पे एंड दिसंबर के अंदर कर लें, रिहा करना पड़ जाता है, तो इमरान खान के पास इलेक्शन कैंपेन चलाने का किसी किस्म का इंसानी ह्यूमन ढांचा और स्ट्रक्चर जो है वो हो ही ना। अब एस्टैब्लिशमेंट की जो पूरी स्ट्रेटजी है मई 9 को ओवर यूज करने की, इसमें बहुत से रिस्क हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिन्हें इस गुस्से में, इस हिजान की कैफियत में, नासमझी में, नादानी में, और इस वक्त की जो लिमिटेड शॉर्ट साइटेड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें इन असल खतरात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। मई 9 का वाकया भी आपको पता है बहुत मशकूक है, उसके बारे में मैं दर्जनों दफ़ा, मैं और बाकी तमाम लोग सैकड़ों दफ़ा उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने भी उसकी बहुत अच्छी डायसेक्शन ऑफर की है, उसकी तफसीलात में मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहता।
لیکن مئی 9 کا واقعہ جو ہے اس کا جو سینٹرل آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو کی نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر پاکستان کے عوام نے حملہ کر دیا. یہ اس کا بیسک سینٹرل آرگومنٹ ہے کہ ایک بڑی ایسی انہوں نے چیز کی جو بڑی خوفناک ہے, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یوں قومی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا. اس کو پولیٹیکلی انٹرپریٹ کریں, یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاندان کے گھرانے کے شخص کے اوپر کہ کسی گھر کے اوپر اتنی مالی مشکلات آ جاتی ہیں, اتنا بڑا کرائسس آ جاتا ہے کہ جس گھر میں انسیسٹرل گھر کے اندر وہ رہتے ہوتے ہیں اسی گھر کو انہیں گروی رکھنا پڑ جاتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرم فورسز آف پاکستان, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ان کی ریسپیکٹ ہے, وہ ان کی پریسٹیج ہے, وہ ان کی روایتی گڈ ول ہے, ان کے اور عوام کے درمیان تعلق ہے. یہاں پر نادانی, ناسمجھی, شارٹ سائٹڈنس میں اسی گھر کے اثاثے کو, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے اثاثے کو گروی رکھ دیا گیا ہے, اسی کو مارگیج کر دیا گیا ہے اور اسی پہ مسلسل ساری کہانی جو ہے اسے گروی رکھ کے چلائی جا رہی ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک اسٹریٹجک چیلنج ہے, ایک اسٹریٹجک فیلئر ہے, بہت ایک غلط ڈائریکشن کے اندر ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے جس کے امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز کو بالکل نہیں سمجھا گیا, کیونکہ ایک ہیجان کسی کیفیت ہے, فرسٹریشن ہے کہ کوئی حل نکالنا تھا پولیٹیکل مسائل کا, اور چیزیں ایک بڑے غلط ڈائریکشن میں چلی گئیں. اب توقع یہ تھی کہ اس کی جو ٹاکسسٹی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن دوبارہ یہ جو گرفتاریاں کی گئی ہیں 884 لوگوں کی, نہیں سمجھ نہیں آیا. اب دوبارہ دیکھیں کنفیوژن کیا ہے. اس کا کوئی اور بہانہ ہو سکتا تھا, اس کی کوئی اور چیزیں بنائی جا سکتی تھیں, لیکن اس کو دوبارہ وہ چھکڑا ان دی اینڈ اوپر سے جب حکم آیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب اوپر سے ایک حکمت عملی بنتی ہے کہ یہ چیز کرنی ہے, اور نیچے جب فیلڈ فارمیشنز کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا, اور جو ان کو سمجھ آتا ہے پھر وہ کرتے ہیں. تو دوبارہ انہوں نے ان گرفتاریوں کا جو مدعا ہے اور جو چھکڑا ہے وہ مئی 9 کے ساتھ لگا دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیلئر ہے. مجھے کوئی صاحب کہہ بھی رہے تھے, لیکن میرا اپنا بھی استدلال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے پھنس چکی ہے, جیسے کسی نے اگزامپل دی کہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑی مہنگی جو لیٹسٹ 1 لاکھ $1.5 کی ٹیسلا ہے, جو لیٹسٹ ورژن اس کا ہے, جو الیکٹرک وہیکل ہے, اسے لے کے پاکستان چلا جائے اور جی ٹی روڈ کے اوپر کہیں اس میں کوئی خرابی ہو جائے, اور وہاں پر دینا یا سہاوا کے درمیان کسی میکینک کے پاس آپ پہنچیں اور میکینک یہ کہے کہ جناب میں ہر قسم کی ٹویوٹا, مزدا, ہونڈا شونڈا کھول لیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور وہ اس ٹیسلا کو کھول کے بیٹھ جائے, اور اس کے بعد جب وہ کھولے تو اسے پتہ چلے کہ اس ٹیسلا کے اندر, چونکہ یہ الیکٹرک گاڑی ہے, اس کے اندر وہ جب ہوڈ اٹھائے تو اسے پتہ چلے کہ اس کے اندر وہ روایتی انجن موجود ہی نہیں ہے جو اس نے ٹھیک کرنا تھا. دوسری اس کی اگزامپل یہ ہے کہ پنڈ دادم خان کا کوئی چھوٹا موٹا سرجن جو ختنے کر لیتا ہو اور اپینڈیسیکٹمی اس نے 1-2 دفعہ کی ہو, وہ کسی اس کے پاس کوئی ایسا مریض آ جائے جس کو گولی لگی ہو کھوپڑی میں, اور وہ اس کا سر یا کھوپڑی یا دماغ کھول کے بیٹھ جائے, اور جب کھول کے بیٹھے تو اس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ اس کو بند کیسے کرنا ہے. اس وقت پاکستان کی ادارے, اسٹیبلشمنٹ, سول ملٹری بیوروکریسیز جس الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جسے ایک بار پھر ان کو مینج کرنا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں, اس سے پہلے جو سیاسی کھلواڑ انہوں نے پیدا کیا ہے, جو چیزیں وہ کھول کے بیٹھ گئے ہیں, مجھے یہ شک ہے کہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے کھلواڑ پیدا کیا ہے, جو سارا ایک کھول کے بیٹھ گئے ہیں, پورے سسٹم کو دماغ کھول کے بیٹھ گئے ہیں, اس کو ریپ اپ کیسے کرنا ہے, اس کو بند کیسے کرنا ہے, اور اسی کرائسس سے کرائسس, یعنی ہر کرائسس کے اندر وہ اپنے لیے ایک نیا کرائسس جو ہے وہ کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی اینڈ اسٹیٹ ان مائنڈ. ابھی آپ جب اسرائیل کی غازہ کی لڑائی دیکھتے ہیں تو وہاں جو سب سے پہلا سوال اٹھا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے کہ اسرائیل یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس پہ تو کبھی کسی کو شک نہیں تھا کہ اسرائیل غازہ کیا سیریا کو بھی فتح کر سکتا ہے, اسرائیل شاید عراق کو بھی فتح کر سکتا ہے, تباہ کرنا ہو تو لبنان, عراق, سب سے سائملٹینسلی بڑی آسانی سے اسرائیل لڑ سکتا ہے, اس کے اندر اتنی ملٹری طاقت یا اتنا پوٹینشیل ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اسرائیل کی اینڈ سٹیٹ کیا ہے. غازہ کے 2.3 ملین لوگ, ویسٹ بینک کے 3 ملین فلسطینی, اسرائیل کے اندر 1.1 ملین فلسطینی, دنیا بھر میں پھیلا ہوا 6 ملین کا ڈائسپورا, اسرائیل کے بارڈرز کے ساتھ لگا ہوا لیبنان, وہاں حزب اللہ, اسرائیل کا ایک چیلنجر ایران, دوسری طرف عراق. تو ان سب کے ساتھ اسرائیل نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور جو کوشچن امریکہ کے پالیسی میکرز کے سامنے ہے کہ اس پوری کرائسس کا اینڈ سٹیٹ کیا ہے جس سے امریکہ کی فارن پالیسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. یہ کوشچن بہت ہاٹلی ڈیبیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں, نیٹ کے اوپر جائیں, گوگل پہ جائیں, ڈفرنٹ آپ ٹرمز یوز کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا پرنسپل کوشچن ہے جو امریکن گورنمنٹ کے لیے, امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں, امریکن تھنکرز جو ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے.
پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھ ہی نہیں رہا کہ یہ جو سارا کھلواڑ پیدا کر دیا ہے اس کی اینڈ سٹیٹ کیا ہے. جس قسم کے الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان الیکشن سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ الیکشن تو ایک بیسکلی طور پہ ایک کریڈیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کا امتحان دینا ہے کہ وہ پاس کرے گا نہیں. اگر آپ کا سارا امتحان کا پروسیس فلاڈ ہے, جعلی ہے, نقلی ہے, ڈرامہ ڈھکوسلے پہ مبنی کرتا ہے, تو اس کالج یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس نکلیں گے ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لمز, آئی بی اور کچھ اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں, ان کا جو اسٹوڈنٹ نکلتا تھا جب میں پاکستان میں تھا تو اس کو ₹1,00,000 سے زیادہ کی سیلری اسٹارٹ میں ملتی تھی مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام کے اندر. جبکہ جو اور بہت سی یونیورسٹی سے لوگ نکلتے تھے انہیں 25-30 ہزار کی نوکری بھی بمشکل ملتی تھی بینکس کی طرف سے, بیکاز ان کی ڈگری کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو الیکشن تو ایک ایسی پولیٹیکل ایکسرسائز ہے جو ایک پولیٹیکل آرڈر کو ڈائریکشن دینے کے لیے اور اس میں ایک ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر ایک الیکشن کے پروسیس اس طرح سے کنڈکٹ ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کا ٹرسٹ ہو ہی نہ, تو پھر اس الیکشن کی ایکسرسائز تو فیل ہو جائے گی. اس الیکشن کی ایکسرسائز کی جو پازیٹیو ڈویڈنڈ ہے تو وہ کبھی ملیں گے نہیں. اب جو الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے میں نے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ لوگوں کو سروے کروانے چاہیے. شاید میری اسی بات پہ بہت سے لوگوں نے سروے کروانے شروع کر دیے گزشتہ ایک ہفتے میں. اس میں ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں, اس میں انڈیویجول اینکر پرسنز بھی ہیں, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. جیسے ایک پی ایم ایل این نے, ابھی الیکشن ہی کی بات ہو رہی ہے, تو پی ایم ایل این نے اپنا ایک ڈیجیٹل کسی ان کے ایک کارکن نے یا ان سے لنک کسی شخص نے ایک ڈیجیٹل قسم کا سروے کیا جس کے نتائج جب بہت خلاف نکلے اور اس میں صرف پتہ نہیں 8% یا 16% پی ایم ایل این کو اپروول مل رہا تھا اور اس میں شاید بہت بڑی تعداد میں 70-80% اس میں پی پی آئی کو اپروول مل رہا تھا, تو اس سروے کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن محمد اسامہ غازی جو خود ایک ٹیلی ویژن اینکر پرسنز ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے امیجز لگائے ہیں کہ کیسے جو مختلف لوگوں نے سروے کیے اس کے کیا نتائج ہیں. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو اپروول ریٹنگ ہے ان سرویز کے اندر, ان سرویز میں 8-10 ہزار سے لے کے 33-35 ہزار لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کے ریزلٹس تقریباً ایک طرح کے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اپروول ریٹنگ کہیں 2%, 3% ہے, اور میکسیمم جو ہے وہ 8% کے قریب ان کی اپروول ریٹنگ نظر آتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں میں نے بھی اس قسم کے 2 ٹویٹر پولز ڈالے تھے جو میں نے پچھلا ویلاگ کیا. اس میں آپ سب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ان ٹویٹر پولز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, اور الحمدللہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو کہ جو میں نے سروے ڈالا تھا, ایک انگلش میں, ایک اردو میں. جو انگلش والا ہے اس میں تقریباً میرا خیال ہے 90,000 کے قریب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, 88,000 90,000. اور جو اردو کا سروے ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ تھوڑے سے ویسے مشکوک ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ ایک فگر دیکھتے ہیں اندازاً 1.5 لاکھ کی پارٹیسپیشن کا. میں سمجھتا ہوں جو انگلش والا سروے ہے جس میں 88,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ جینون ہے, اور جو 1,48,000 والا سروے ہے اس میں کوئی تھوڑا سا گند ہوا ہے. کہ دونوں کے ریزلٹس آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. جو انگلش والا سروے ہے جس میں 88,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قسم کے جتنے بھی لوگوں نے اب تک سروے کروائے ہیں, میں نے جو ٹویٹر پہ سروے کروائے ہیں, اس میں سب سے زیادہ میکسیمم پارٹیسپیشن یا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. جو انگلش والا سروے ہے جس میں نواز شریف صاحب کے پتہ نہیں میرا خیال ہے 3% 4% اپروول ریٹنگ ہے, اور عمران خان کی اپروول ریٹنگ 94-95% ہے, اور تقریباً 88,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, یہ جینون سروے لگ رہا ہے. جو دوسرے سروے کے ساتھ کیا ہوا اس میں مجھے بہت سے لوگوں نے ای میل ڈالی ہے, اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا جو ٹویٹر بگ تھا جو اردو والا سروے, اس کے اندر کوئی بگ ہے, بگ انٹروڈیوس کر دیا گیا. بگ کیسے انٹروڈیوس کر دیا گیا وہ میں ان سے پوچھوں گا. لیکن اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا کہ یہاں پر جیسے سیاست.pk کے جو عدیل حبیب ہیں انہوں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا, مجھے انہوں نے ذاتی طور پہ رابطہ بھی کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سروے جو ہے اس میں پی ایم ایل این کی کوئی ٹیم ہے جو ووٹ کو خرید رہی ہے, اور انہوں نے اس کا میکینزم بھی بتایا کہ ووٹ خریدنے کا کیا طریقہ ہے. بلکہ جو دوسرا سروے ہے جس میں جو فلاڈ بھی ہے, جس میں ووٹ خریدے بھی گئے ہیں, یہاں پر بھی ان دی اینڈ آئی تھنک نواز شریف صاحب کی اپروول ریٹنگ ان دی اینڈ جب سروے ختم ہوا 24 گھنٹے کا تو وہ 28% ہے. لیکن یہ 28% میرا خیال ہے ایگزیجریٹڈ ہے, یہاں یا ووٹ بائنگ ہوئی ہے یا کوئی بگ تھا. ایکچوئل نواز شریف صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے, جو اسامہ غازی نے بھی جو سروے رکھے ہیں, جو میں نے بھی دوسرا انگلش کا سروے کروایا, وہ 3-4% سے زیادہ نہیں ہے. اور عمران خان کی کم از کم ان نوجوانوں میں جو ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں, وہاں پر ان کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ ہے. یہ وہ سیٹس اور سرکمسٹانسز ہیں جس کے درمیان میں پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک فلاڈ غلط الیکشن کروانے کے لیے, جس کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اب ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, جہاں نواز شریف صاحب نے نیب کی عدالت سے, جہاں محمد بشیر صاحب, اللہ ہم معاف کرے ہم سب کو, یعنی محمد بشیر صاحب سے ہر قسم کے فیصلے ان کو کرنے پڑ گئے ہیں 2016-17 سے لے کے اب تک. خود بھی وہ بیچارے کبھی بیٹھ کے
अकेले में सोचते होंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल मोहम्मद बशीर साहब ने तोशा खाने की एक उनके सामने एप्लीकेशन थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट हुई थी 2020 में अटैचमेंट हुई थी, जिसमें उनकी बहुत बड़ी ज़रई रकबा ज़मीन भी थी गालिबन 160-70 के लाल की, और उसके अलावा उनकी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, उसमें उनकी कोई लैंड क्रूज़र थी, उनकी और बड़ी महंगी गाड़ियाँ थी और किस्म की चीज़ें थी, उनकी अटैचमेंट हुई थी, और वो अब ख़त्म हो गई है। और अदालत ने हुक्म दिया है हुकूमत को कि नवाज शरीफ साहब की ये तमाम प्रॉपर्टीज़ उन्हें वापस कर दी जाए। चंद हफ्ते पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वकील साहब जो गैर सियासी किस्म के हैं, उन्होंने मुझसे अपना ये एनालिसिस शेयर किया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपने केसेस खत्म करवाना चाहते हैं, और अपनी प्रॉपर्टीज उनकी जो मुख्तलिफ केसेस में फंसी हुई हैं उनको वो वागुजार करवाना चाहते हैं, उनको वो अलग करवाना चाहते हैं, उनकी अटैचमेंट को वो खत्म करवाना चाहते हैं। और अभी ये पहला हमारे सामने खबर आई है, और ये खबर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो वकील साहब की जो असेसमेंट थी उसमें खासी क्रेडिबिलिटी थी, तक़वियत मिलती है। ये और बात है कि वकील साहब का ये भी ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और वो अपने प्रॉपर्टीज़ के केसेस में ज़्यादा सीरियस हैं। ताहम नवाज शरीफ साहब के करीब जो ज़राए हैं वो बहुत फर्मली कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली इलेक्शन में विनर के तौर पे इमर्ज करेंगे, और ये इलेक्शन डेफिनेटली होंगे 8 फरवरी को, और उसका पूरा प्लान जो है वो इस हवाले से प्रिपेयर जो है वो हो चुका हुआ है। अब इसी खाते में, नवाज शरीफ साहब के खाते में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो भी है, जहां गुज़िश्ता 48 घंटे में MQM पाकिस्तान ने बतदरीज अपने आप को अपनी पिछली पोजीशन से दूर किया। पिछली पोजीशन वो कह रहे हैं हमारी थी भी नहीं। जब नवाज शरीफ साहब के साथ एक 3 मेंबर डेलीगेशन की MQM पाकिस्तान की मुलाकात हुई लाहौर में, जिसमें खालिद मकबूल सदीकी साहब थे, जिसमें फारूक सत्तार साहब थे, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल थे, तो उसके बाद PMLN के सोर्सेज ने यह दावा किया कि MQM के साथ एक इलेक्शन के हवाले से इलेक्टोरल अलायंस हो गया। उसके बाद पहली खबर उस वक्त आई जब अमीनुल हक साहब ने कहा कि इलेक्टोरल अलायंस नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। अब खालिद मकबूल सदीकी साहब ने, जो इस 3 मेंबर डेलीगेशन का खुद हिस्सा थे, उन्होंने डॉन न्यूज़ के ही एक प्रोग्राम के अंदर ये वजाहत की है कि ना इलेक्टोरल अलायंस हुआ है, ना कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हुई है। हमने सिर्फ एक जनरल कंसेंसस ये किया है कि एक दूसरे की हम मदद करेंगे, इलेक्शन के ऊपर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और सीट एडजस्टमेंट हम पहले भी जमातों के साथ कर चुके हैं और हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जाहिर है कि MQM अंडर प्रेशर थी, वरना तो नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था कराची MQM को मनाने के लिए, क्योंकि MQM ही के पास वोट बैंक है कराची का और हैदराबाद का, अगर है भी जितना भी। लेकिन MQM को लाहौर बुला के नवाज शरीफ साहब के साथ उनके मामला तय किए गए। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को GDA के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, जिस तरह से वो सिंध के अंदर एक 4 पार्टी अलायंस बनाना चाह रहे हैं, और जिस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो है उसे नवाज शरीफ साहब के साथ नथी किया जा रहा है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी समझी जाती हैं। तो जब से MQM को अंडर प्रेशर लाके नवाज शरीफ साहब से नथी तो किया गया है, नथी हो भी हो जाएंगे, लेकिन MQM बदस्तूर मसलसल अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है और अपनी आज़ादी और इंडिपेंडेंस शो करने की कोशिश कर रही है। अब इतना वक्त नहीं रहा, वरना जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो जवाब है 18 पेज का प्रिलिमिनरी, उसकी तफसीलात में मैंने पहले भी कहा कि एक अलग वीलॉग करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बहुत अच्छे इंसान होंगे या उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं लोगों ने करप्शन के या फेवरेटिज्म के या नेपोटिज्म के, वो गलत होंगे। असल में इन तमाम चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। असल अहमियत यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उस जजेस के उस ब्लॉक या ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग को डिफाई कर रही है। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, माफ़ कीजिएगा, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर डायनामिक्स पे कंट्रोल हासिल किया जाए, उसको वीक कर दिया जाए। ये इसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, और इसकी मैं बहुत तफसीलात आपके सामने लेकर आऊंगा एक अगले व्लॉग में।